हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज फर्स्ट मार्च है, नहीं है, आज सेकंड मार्च है। फर्स्ट मार्च का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे 6 PM पे हर रोज़। यहाँ पर हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट अवर एनालिसिस इज़ कि यहाँ पर नोट्स बनवाए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन तो होती ही है, ठीक है। एंड येस, हमें 3 years कंप्लीट हो जाएंगे मार्च के अंदर, मार्च 2025 में। तो 3 साल से मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है ना। एंड येस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 22 मिसिंग आफ्टर एवलांच हिट्स विलेज इन उत्तराखंड। एवलांच क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, स्नो और रॉक फॉलिंग क्विकली डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन। तो उत्तराखंड में आया है ये, ठीक है, एवलांच। और कहाँ पर आया है? BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा था, प्रोजेक्ट साइट थी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एवलांच इन उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। एकदम से बहुत ज़्यादा स्नो गिर जाना, मतलब पड़ी हुई है ग्लेशियर और वो आ जाता है तो एवलांच आ जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो क्विकली डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन आ जाए तो उसको एवलांच कहते हैं। मेक अ डील और वी आर आउट, ट्रम्प सेज। अब यहाँ पर दोबारा से हम जो बात कर रहे थे और जिन्होंने नया ज्वाइन करा है, तो यूक्रेन रशिया की वॉर, ठीक है ना। अब यूक्रेन रशिया की वॉर क्यों स्टार्ट हुई? सबसे पहले क्योंकि मार्च का नया महीना हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी दोबारा से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो यूक्रेन कहता है मुझे ना नाटो का पार्ट बनना है। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यूक्रेन कहता मुझे इसका पार्ट करना है। रशिया कहता नहीं बनने दूंगा। रशिया कहता नहीं बनने दूंगा। क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पर अगर एक मेंबर नेशन पे अटैक हो गया तो ये मानेंगे सब पे रहे। एक पे अटैक, सब पे अटैक, ठीक है। तो सब बचाएंगे उसको, ठीक है ना। तो यूक्रेन कहता है कि भैया मुझे रशिया से खतरा है, ये मेरी टेरिटरीज मार लेता है, ठीक है, तो मैं नाटो ज्वाइन करूंगा। रशिया कहता है मैं नहीं करने दूंगा। रशिया नाटो क्यों नहीं करने देगा? नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने देगा? क्यों नहीं करने देगा? कहता क्योंकि मेरे बॉर्डर पे आके मैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बॉर्डर कंट्रीज हैं, इनका आपस नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं। पड़ोसियों की तो कभी बनती नहीं है, बहुत कम बनती है, तो बॉर्डर नेशन है। तो यहाँ पर वो कहता मैं नहीं सह सकता कि यूएसए और यूरोप की आर्मी यहाँ बैठी है, क्योंकि नाटो के अंदर यूएसए, यूरोप सभी कंट्रीज अपनी आर्मी देते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं ये कर सकता क्योंकि रशिया की नहीं बनती है भाई, यूएसए और यूरोप के साथ कभी बनती है, कभी नहीं बनती, मोस्टली ना ही बनने वाले टाइम्स होते हैं। चलो जी, अब दोनों की लड़ाई लग गई, ठीक है ना। वॉर लग गई दोनों की। अब वॉर को बहुत टाइम हो गया है, 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। जो बाइडन थे यूएसए के प्रेसिडेंट, वो कहते कोई बात नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो। अब यूक्रेन के अंदर ना बहुत सारे मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, जो कि आज की नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। अब लड़ाई चल पड़ी, ठीक है। अब लड़ाई में किसने किसका साथ दिया, ठीक है ना। यूएसए और यूरोप जो थे वो स्टार्ट हो गए, वो खड़े हो गए यूरोप के, यूक्रेन के पीछे कि चलो चलो लड़ो। रशिया के पीछे कहीं ना कहीं चाइना, ठीक है, ईरान, ठीक है, इंडिया, दोनों साइड से जो फायदा मिल रहा था वो उठा रहा था कि इंडिया कहता भैया मुझे अपनी इकोनॉमी सही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो रहा था। अब क्या हुआ? जो बाइडन तो चले गए, इलेक्शन हार गए जो बाइडन, ठीक है। ट्रम्प पावर में आ गए। ट्रम्प कहते वॉर खत्म करो, ठीक है, वॉर एंड करो, ठीक है, अग्रीमेंट करो। तो ट्रम्प ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। ट्रम्प ने पहले क्या बोला है? एंड द वॉर। क्या कह रहा है? कि वॉर खत्म करो, ठीक है ना। चलो, एंड द वॉर से ज्यादा भी वो कह रहे हैं कि यूएसए वोंट सपोर्ट, कि यूएसए जो एड दे रहा था ना फ्री फंड में, ऐसे नहीं देने वाला है वो। और जो पिछली एड है, जो पिछला पैसा है, जो पिछला पैसा हमने तुम्हें दिया है उसके बदले में हमें मिनरल्स जो तुम्हारे हैं तुम्हें वो देने पड़ेंगे, यूक्रेन को कह रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे ऐसे सपोर्ट, हम नहीं ऐसे पैसा दे सकते, हमारे टैक्स पेयर का मनी उठा उठा के हम तुमको क्यों दें, तुम हमें मिनरल्स दो। और ये रशिया के साथ जाके बातचीत करा आया, विदाउट यूक्रेन, इन टॉक्स विद रशिया विदाउट यूक्रेन एंड यूरोप। तो यूरोप को मिर्ची लगी कि भैया मेरे को तो लेके नहीं गया साथ में, इतना बड़ा इग्नोर कर दिया, मेरे को इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चल रहा है। तो बेसिकली स्टोरी दोबारा सुनते हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर लगी नाटो के चक्कर में, ठीक है। नाटो फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। यूएसए के ट्रम्प ने कह दिया कि भैया तुम नाटो तो भूल जाओ, नहीं ज्वाइन कर सकते। अब वॉर हो गई है, रशिया ने बहुत एरिया हड़प लिया यूक्रेन का। रशिया कहता मैं तो नहीं वापस दूंगा, ठीक है।
इधर से ट्रम्प जो है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो रशिया से मिला है कि चलो ठीक है वॉर खत्म करते हैं, बातचीत कराए हैं वो अपनी। अब वो जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसको कह रहे हैं कि भैया मिनरल डील कर ले, जो हमने पैसे दिए ना तेरे को वो तुझे वापस देने पड़ेंगे, मिनरल्स हमें देने पड़ेंगे तुझे, ठीक है ना। तो जेलेंस्की कह रहे हैं ये तो ब्लैकमेलिंग है, ये तो गलत है। यूरोप वालों को बातचीत में इंक्लूड ही नहीं किया, यूरोप को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जबकि यूरोप और यूएसए इकट्ठे लड़े थे वॉर में। बट जो बाइडन थे तब, जो बाइडन तो चले गए, ट्रम्प आ गए, ट्रम्प कहते मैं तो नहीं होने दूंगा ये, मैं नहीं ऐसे पैसे दूंगा यूक्रेन को, पैसा नहीं मिलेगा यूक्रेन को यूएसए से, वॉर कंटिन्यू नहीं हो सकती, रशिया हावी हो जाएगा, रशिया पे यूक्रेन पे हो ही रखा है। तो ये सब चल रहा है। अब क्या हुआ, जेलेंस्की जो है वो यूएस से आए बातचीत करने, मिनरल डील करने, ठीक है। जेलेंस्की क्लैश इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाउटिंग मैच, तो उनमें लड़ाई होगी ट्रम्प और जेलेंस्की में। मीडिया के आगे दोनों बहस रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं वैसे नहीं। जेलेंस्की कहता कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे ट्रम्प कहता है देख भाई, या तो डील कर ले या फिर हम तेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है। अब यूएसए की सपोर्ट के बिना लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के खुद की बैंड बजी हुई है, इकोनॉमी की खुद की बैंड बजी हुई है इनकी, पॉलिटिक्स में भी बैंड बजी हुई है इनकी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी में भी बैंड बजी हुई है। तो अब ये दिक्कत है। अब क्या होगा, यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ, यूएसए का, ठीक है। जो पैसा दिया उसके बदले में उसको मिनरल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, यूक्रेन का, ठीक है ना। ना तो वो नाटो ज्वाइन कर पाया, ठीक है ना, ना उसको कुछ मिला, उसका देश भी बर्बाद हो गया, ठीक है। यूरोप अगर कुछ ले जाएगा तो ले जाएगा, रशिया जो जमीन रशिया के पास चलेगी वो तो रशिया वापस देने से रहा यूक्रेन को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे पहला जो फायदा हुआ वो हुआ यूएसए का, ठीक है। रशिया ने तो गवाया भी पाया भी, पर फिर भी फायदे में ही रहेगा, ठीक है ना। फिर यूरोप को अगर कुछ मिल जाए तो फायदा, और ये यूक्रेन का तो कोई फायदा नहीं। तो यूएसए और रशिया का फायदा हुआ है इस वॉर के अंदर, अगर देखा जाए तो। अब इंडिया, ये समझना जरूरी क्यों है, इतनी समझ अगर आपके पास होगी ना कि क्या हो रहा है, मोटा मोटा समझ आप रखोगे, तो जब कोई क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से आंसर कर पाओगे। कहीं कहीं पर आपकी ये समझ कि कौन किसकी साइड पर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यही काम आती है। और ये साइड जो है ये बदलते रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे जो इंडियन रिश्तेदार होते हैं वैसे है कि कभी किसी से बातचीत चल रही है, कभी नहीं चल रही। वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कभी किसी कंट्री की किसी के साथ बहुत बन रही है और कभी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। तो चेंज होता रहता है, तभी अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर वर्किंग टुवर्ड्स कंक्लूडिंग देयर लॉन्ग पेंडिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा इंडिया और ईयू का, एफटीए बाय एंड ऑफ, फ्री ट्रेड एफटीए बाय एंड ऑफ 2025, ठीक है ना। ईयू की कमीशन, ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है, ईयू कमीशन प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला, उर्सुला वॉन डेर लेन। ये इंपॉर्टेंट है। एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्या है ये, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। एफटीए इज नथिंग बट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग इन अ न्यू स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप अग्री टू रिप्लेस करंट स्ट्रैटेजिक रोड मैप। और क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट बनेंगे, डिस्कसिंग अ न्यू स्ट्रैटेजिक। अब तुम्हें पता है कि यूरोप क्यों भागा भागा इंडिया के पास आया है, क्यों, पहले तो याद नहीं है इसको हमारी। पहले तो हम कह रहे थे तुझे याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना। अब इसको याद कैसे आ गई इंडिया की, क्योंकि ट्रम्प जो है वो इन पे भी लगा रहा है कुछ ना कुछ टेरिफ वेरिफ, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं ना हम कि टेरिफ लगा दिया। तो मतलब अब इनको पता है कि अगर इंडिया के साथ बना के रखेंगे तो हमारी इकॉनमी चल पड़ेगी, इकॉनमी की वैसी बैंड बजी हुई है। तो ये दिक्कत आ रही है, तभी ये हमारे पास आ रहे हैं, नहीं तो इनको हमसे कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है वैसे ज़िंदगी में, ठीक है ना। ये बात याद रखने वाली है, हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं होता इनका, ठीक है ना। क्योंकि अब ट्रम्प इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये इंडिया के आगे आके बोल रहे हैं कि भैया हमारा साथ दो, हमारे साथ ट्रेड करो, ठीक है। डिस्कसिंग अ न्यू स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप agreement to replace current strategic roadmap
फॉर 2020-25। तो 2020-25 का ये अग्रीमेंट जो है, रोड मैप जो है, वो सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हो रखा है। इसको भी रिप्लेस करने का सोच रहे हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो एक और चीज, नाटो के अंदर क्या है कि एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक बचाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये अपने पर्सनल आर्मी और वो खर्चा नहीं ज्यादा करते थे, नाटो के ऊपर डिपेंड रहते थे। बट अब यूएसए में जो ट्रम्प आ गए, ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं चलने वाला, तुम्हें खुद की मिलिट्री और आर्मी, खुद के वेपन्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए। तो अब इनको डिफेंस का भी चीजें चाहिए रहेंगी, ठीक है ना। अब इनको डिफेंस में, यूरोप डिफेंस में भी अपने पैसे डालेगा। और ये बहुत बड़ी चीज होती है इकोनॉमी में। आप कहाँ तो इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है ना, और आपको डिफेंस में पैसे डालने की जरूरत नहीं। अब इनको डिफेंस में भी पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। इंडिया को डिफेंस में क्यों पैसे डालने पड़ते हैं? हमारे सर पे चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, ठीक है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका अपनी पार्टी कभी भी चेंज कर लेते हैं। हमें तो बहुत डिफेंस चाहिए, म्यांमार, ठीक है ना। तो तभी हमारी इकोनॉमी का बहुत पैसा डिफेंस पे जाता है। अब यूरोप को भी कुछ करना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि उसने देख लिया यूएस से तो हाथ खड़े कर जाता है कभी कभी। सूफी म्यूजिक आर शेयर्ड हेरिटेज। तो सूफी म्यूजिक 25th एडिशन ऑफ सूफी म्यूजिक फेस्टिवल हुआ, 25th एडिशन ऑफ सूफी म्यूजिक फेस्टिवल किसको कमेमोरेट करे थे? कमेमोरेट, कमेमोरेट याद में 13th सेंचुरी पोएट कौन है? हजरत अमीर खुसारो, ठीक है ना, खुसरो, खुशरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया, मोदी जी ने बोला कि सूफी सेंट्स इन इंडिया डिडंट लिमिट देमसेल्व्स टू मॉस्क एंड श्राइन्स। वो वेदास भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, ठीक है ना। बातचीत वो कह रहे हैं कि सब सेम ही कह रहे हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क हो सकता है, ठीक है। वो कह रहे हैं यही है, ही डजंट बिलोंग टू एनी। मिस्टर मोदी क्या कह रहे हैं? मैं किसी को बिलोंग नहीं करता। ही, मिस्टर मोदी स्टेज दैट व्हेन रूमी सेज ही डजंट बिलोंग टू एनी वन प्लेस एंड बिलोंग्स टू एवरी प्लेस, हिज फिलोसफी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ वासुदेवाय कुटुंबकम। अब यहाँ पे वासुदेवाय कुटुंबकम की बात करें, क्वेश्चन क्या बन जाता है कि भैया वासुदेवाय कुटुंबकम का मतलब क्या है? दिस इज अ PYQ। वासुदेवाय कुटुंबकम का मतलब है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। क्या है? वर्ल्ड एक परिवार है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, ठीक है। इसरोज आदित्य L1 मिशन अनलॉक्स सोलर फ्लेयर सीक्रेट्स विद न्यू इमेज। से आदित्य L1 अनलॉक्स, बता रहा है अनलॉक्स सोलर फ्लेयर सीक्रेट्स विद न्यू इमेजेस। सोलर फ्लेयर कि सोलर फ्लेयर क्या होती है, कैसा होता है, वो बता रहे हैं। तो आदित्य L1 के बारे में पहले लिखेंगे। आदित्य L1 है क्या? आदित्य L1 है क्या? फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन इंडिया का, इसरो का। इसरो की फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने सोलर को, सन को स्टडी करने के लिए पहली बार मिशन किया इसरो ने, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आदित्य L1 इजी। आदित्य बहुत लोगों का नाम होता है। अब सोलर फ्लेयर्स का सीक्रेट जो है कि ये जो गर्मी आती है, ये जो होते हैं, इसका सीक्रेट बताया है। ऑब्जर्वेशन एज वन ऑफ इट्स साइंटिफिक पेलोड कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ सोलर फ्लेयर। कैनल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। क्या किया? अब किसने कैप्चर किया? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सूट जो है, अब इसमें क्या है? हैज कैप्चर्ड इमेज इन लोअर सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। लोअर सोलर एटमॉस्फेयर पे इमेज कैप्चर करिए किसकी? फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर जिसको क्या कहते हैं? कैनल, कर्नल, कैनल, ठीक है, सोलर फ्लेयर, ठीक है। इसरो सेड that this observations and scientific results mark a major step
in understanding the helps in understanding sun, helps in understanding sun's explosive एक्टिविटी, सन की जो एक्सप्लोसिव एक्टिविटी है उसको समझने में मदद करता है. On February 22, 2025, the suit payload observed the one of the solar flare, which is one of the intense category. The unique feature of observation was suit detected brightening in the near ultraviolet was the wavelength range never observed before. आदित्य L1, अब आदित्य L1 के बारे में हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है ना. क्या है आदित्य L1? was launched in 2023, ठीक है ना. और ये जनवरी 2024 में spacecraft was successfully placed in a large halo orbit around first Earth Sun Lagrange point known as Lagrange point 1. अब इसको समझते हैं. देखो, इसको लॉन्च किया जनवरी, इसको 2023 सितंबर में भेजा गया, 2024 में ये पहुंच गया. अब इसको कहाँ प्लेस किया? हैलो ऑर्बिट में. हैलो ऑर्बिट ने, जो बच्चे स्मैश बॉक्स मेकअप देखते हैं, ठीक है ना, स्मैश बॉक्स की एक टेंट क्रीम है, ये बड़ी महंगी है, उसका नाम भी हेलो है, ठीक है. यहाँ से याद कर सकते हो, हेलो से बोल सकते हो हालो, ठीक है. अब इसको जो है कहाँ पे पॉइंट करा है? लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ना. खासियत क्या है लैग्रेंज पॉइंट 1 की? ये अर्थ और सन के बीच में ऐसी जगह है, अर्थ और सन के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर प्रेशर ऐसा बढ़िया है कि कुछ चीजें अपने आप ही टिक जाती. तो आदित्य L1 वहीं पर जाकर टिक गया है और इसको क्या बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. अब यहाँ पर आगे चलेंगे. सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय मेघालय हाई कोर्ट. सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? कि कोई, देखो, केस कब होता है कोर्ट में? जब कोई उठकर जाता है, केस फाइल करता है ना. कभी कभी जजेस को लगता है नहीं भाई दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, हमें इस चीज पे बोलना चाहिए, ठीक है ना. क्या बोलते हैं? हमें इस चीज पर बोलना चाहिए, ठीक है. तो उसको कहते हैं सुओ मोटो, कि जजेस खुद ही केस उठा लेते हैं, ठीक है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर है. तो यहाँ पर बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स की, जिसमें फोकस ब्रिंग बैक टू द इकोसिस्टम, वेटलैंड्स को बचाने के लिए, ठीक है ना. सुओ मोटो लिखेंगे, सुओ मोटो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो लिख लोगे, ठीक है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना. PIL, सुओ मोटो PIL बाय मेघालय हाई कोर्ट टू मॉनिटर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है ना. तो वेटलैंड्स की कंजर्वेशन पे बात करिए किस हाई कोर्ट ने? मेघालय हाई कोर्ट में. अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है. वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को होता है, 2 फेब को, ठीक है ना. ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर since 1971 to mark adoption of रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था. तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था? 1971 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना. रामसर कन्वेंशन क्या है? अब एन इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए. दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है. was signed in Iranian city of, was signed in Iranian city of Ramsar,
देखो यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने एक सुओ मोटो पीआईएल करी है, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं वो मेघालय हाईकोर्ट कह रहे हैं भैया वेटलैंड बताने की जरूरत है। अब क्वेश्चन उठता है कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड जहाँ पर नेचुरली वाटर है, जहाँ पर पानी है अपने आप से, नेचुरली वाटर है। हर साल की सेकेंड फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में इस दिन पर रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। रामसर कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, जहाँ पर नेचुरली वाटर है उन एरियाज को बचाने का ये कन्वेंशन है। रामसर क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में 1971 में ये साइन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इस साल की थीम क्या थी? क्योंकि फेब चला गया है तो थीम क्या थी इसकी? दिस ईयर थीम मतलब 2025 की थीम क्या थी? आर कॉमन एज स्पाउट इन रिपोर्ट, थीम दैट हैज अप्रोप्रिएट पोजीशन आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना। आर कॉमन वेटलैंड्स इन द अप्रोप्रिएटली पोजीशन वेटलैंड्स इन, थीम चेक कर लेंगे हम 2025 की, क्योंकि इन्होंने क्लियर, वैसे मैंने लिखवाई थी तुम्हें, बट यस। उसके बाद थीम तुम खुद यहाँ पे लिखोगे। वेटलैंड्स वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे पानी नेचुरली अवेलेबल होता है, ये इसका मेजर बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बहुत सारे हमने ख़राब कर दिए, इंडस्ट्री लगा दी, ये सब चीज़ कर दिया, सिटीज़ बना दिए। India is a signatory to the Ramsar Convention. As 2023 Ministry of Environment, Forest and Climate has designated 75 Ramsar sites. ठीक है ना। अब ये हम अलग से लिख सकते हैं, इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। हैज डेजिग्नेटेड 75 रामसर sites in the कंट्री। कितनी साइट्स है? 75 रामसर साइट्स इंडिया में है, और इंडिया सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का। ये रामसर कन्वेंशन न्यूज़ में आता रहता है, पेपर में भी आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एज द फर्स्ट फेज ऑफ इसराइल हमास सीज फायर, अब यहाँ पर इसराइल हमास की वॉर भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मार्च का स्टार्टिंग है, अच्छे से सुनेंगे। इसराइल हमास की वॉर बार बार आती है, तो इसराइल हमास की वॉर क्यों लगी? तो हमास जो है वो गाजा एरिया के अंदर रूल करता है, ठीक है ना। और जो गाजा एरिया है वहां पर कौन रहते हैं? पैलेस्टीनियंस रहते हैं। कौन रहते हैं? पैलेस्टीनियंस रहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो यार, जो पैलेस्टीनियंस हैं वो गाजा में रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ था, बहुत इसराइल और पैलेस्टीनियंस क्यों लड़ रहे हैं? तो बहुत सालों पहले एक एरिया लगा लो, ठीक है ना, यहाँ पर जूस रहते थे। मल्टीपल अटैक्स हुए, यहाँ पर जूस जो थे वर्ल्ड में जाते रहे, ठीक है ना, भागते रहे इधर उधर, वर्ल्ड में सेटल हो गए जूस, ठीक है। यहाँ पर अरब सेटल हो गए इस एरिया में, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर जब जूस सेटल हुए तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करी। डिस्क्रिमिनेशन, इनको बुरा माना जाता था, और हिटलर तो इनके पीछे जान लेके पड़ा हुआ था। तो इनके जो लीडर्स थे जूस के, उन्होंने कहा भैया हमारी एक अपनी जगह होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? जियोनिज्म बोला इसको इन्होंने। क्या बोला? जियोनिज्म। जियोनिज्म क्या है? अ प्लेस फॉर जूस। इनके लीडर ने कहा कि भैया हमारे पास ना अपनी जगह होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। सब कहते हैं बढ़िया आइडिया है, पर कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं? वो कहते जहाँ से हम आए हैं, यहाँ से आए हैं हम, यहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाके देखा अरब्स, ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर को कहा जूस ने कि हम तुम्हारा जितना भी डेट है, जितने भी पैसे तुमने लोगों को देने, हम सब पे कर देंगे, तुम हमें जगह दे दो हमारे लिए। ऑटोमन एम्पायर कहता कतई नहीं दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जूस ये बहुत अमीर है वर्ल्ड में, बहुत पैसा है इनके ऊपर, यूएसए की इकोनॉमी भी इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। यस, इतना पैसा है, पढ़ लेना कभी इनके बारे में। अब जूस बीइंग जूस, इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड बाइंग लैंड। इन्होंने जमीन खरीदनी स्टार्ट कर दी उस एरिया में, खुद ब खुद जमीन खरीदनी स्टार्ट कर दी। जमीन खरीद खरीद के इन्होंने जूस का जगह बना ली, फिर उसको कंट्री बना लिया उसको, और आज उसको इसराइल बोलते हैं। तो इसराइल क्या है? जहाँ पर जूस रहते हैं।
अब इनका क्या हुआ, बीच में इनकी ब्रिटेन से बात हुई, ब्रिटेन कहता ठीक है हम तुम्हें दे देंगे ये जगह, क्योंकि ब्रिटेन की तब बहुत चलती थी। फिर यूनाइटेड नेशंस में इनका मैटर चला गया, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि तुम ऐसा करो इसको डिवाइड कर लो, कुछ ज़मीन इसराइल रख ले और कुछ ज़मीन पैलेस्टीन रख ले, दोनों मिल मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे खुशी खुशी रह लेना। इसराइल कहता नहीं पैलेस्टीन तो नहीं बनने दूंगा। इसराइल बन गया, इसराइल कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर गया, पैलेस्टीन कभी भी कंट्री डिक्लेयर नहीं हुई। अब इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब जो ये रीसेंट लड़ाई थी ये क्यों लगी, रीसेंट लड़ाई लगी क्योंकि हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को, इसराइल पे अटैक किया, बंधक होस्टेजेस बना के ले गया इसराइली लोगों को, ठीक है। इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब उसका सीज फायर हो गया है। सीज फायर का मतलब क्या होता है, स्टॉप फाइटिंग, डू नॉट फाइट। अब सीज फायर अग्रीमेंट के 3 फेजेस थे, और वो 3 फेजेस में क्या करना था। इन द फर्स्ट इजराइल वॉज रिक्वायर्ड टू रीपोजिशन सम ऑफ द ट्रूप्स, लेटिंग डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस मूव फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। पैलेस्टीनियंस को इधर से उधर मूव करने देना था, और 32 होस्टेजेस जो थे वो रिलीज करने थे हमास ने इसराइल के, और कुछ इसराइल ने हमास के। इन द सेकेंड होस्टेजेस कौन होते हैं, जिनको किडनैप किया हुआ है, जिनको बंधक बना के ले गए हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में इन्होंने क्या करना था, sides were required to bring the war to an end, while the third phase is about Gaza reconstruction। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीज फायर अग्रीमेंट ऑफ इसराइल एंड हमास, इसराइल एंड हमास का सीज फायर अग्रीमेंट। सीज फायर का मतलब क्या है, भैया लड़ाई बंद कर दो, स्टॉप फायरिंग। सीज फायर अग्रीमेंट क्या है, भैया लड़ाई बंद कर दो, स्टॉप फाइटिंग, ठीक है ना। तो अब सीज फायर अग्रीमेंट 3 फेजेस में है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड फेज फॉलो इन 3 फेजेस लिखेंगे, इन 3 फेजेस, इन 3 फेजेस। और जो थर्ड फेज था उसके अंदर, थर्ड फेज में क्या करना था इनको, इन थर्ड फेज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। अब जो डिस्ट्रक्शन करी है, ठीक है ना, तोड़फोड़ करी है, उसके बारे में बात करना है कि भैया रीबिल्ड कैसे होगा। अब थर्ड फेज आ गया, ठीक है। अब इसराइल इन अनइंटरेस्टेड हो गया थोड़ा। इन द फर्स्ट 42 बोथ साइड स्टक टू देयर कमिटमेंट डिस्पाइट चैलेंजेस। टॉक्स फॉर सेकंड फेज वर टू बिगिन अर्लियर, सेंट अ डेलीगेशन टू कायरो ओनली ऑन थर्सडे, एंड अकॉर्डिंगली द डील इसराइल वाज टू कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज डन हो गया, फर्स्ट फेज डन, ठीक है ना। अब सेकेंड फेज की बात चल रही है। सेकेंड फेज के अंदर इसराइल वॉज टू कंप्लीट, लिखेंगे इसराइल वॉज टू complete the withdrawal of troops from, ट्रूप्स का विड्रॉल करना था कहाँ से, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इसराइल को वो कर 14 किलोमीटर, फिलाडेल्फी ट्रैक है 14 किलोमीटर स्ट्रेच along 14 kilometer stretch along southern Gaza's border with Egypt, ठीक है ना। ये स्ट्रेच है सदरन गाजा के बॉर्डर के साथ, इजिप्ट के साथ। तो ये कॉरिडोर खाली करना था, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑन थर्सडे इजरायली सोल्जर रूल्ड आउट ऑन इसराइल पुलिंग बैक फ्रॉम कॉरिडोर, कास्टिंग डाउट्स ऑन फ्यूचर ऑफ सीज फायर, नॉट पुलिंग आउट। इजरायली सोल्जर्स नॉट पुलिंग आउट। अब यहाँ से ये नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, बट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 पे इसराइल पे अटैक हुआ था। हमास ने अटैक कब किया था, हमास अटैक्ड ऑन इसराइल 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 को ही हुआ। स्टारमर टू होस्ट यूक्रेन समिट टुमारो, नाटो लीडर्स टू अटेंड। UK Prime Minister Keir Starmer will host a Sunday summit with over 45 यूरोपियन लीडर्स। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं समिट होस्ट। अब दोबारा से वही कहानी पे जाएंगे हम, हर रोज की हमारी वो सेम कहानी हो गई है। कहाँ गया वो यूक्रेन रशिया, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ ये रहा यूक्रेन रशिया। अब यहाँ पर देख रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यूएसए जैसे ही ट्रम्प केम टू पावर, ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने सीधा रशिया से बात करनी स्टार्ट कर दी। और इसमें डिड नॉट इंक्लूड यूक्रेन एंड यूरोप।
बट अभी तक तो यूरोप डिसाइड कर रहा था कि भैया वॉर कैसे होगी यूएसए के साथ मिलकर, ये सारे एक टीम में थे। अभी तो तक तो यूक्रेन, यूएसए, यूरोप एक टीम में थे। बट अब इनका टीम का एक मेंबर उठ के रशिया से बात करने लग गया कि हमें कैसे वॉर बंद करनी चाहिए। यूक्रेन और यूरोप को इंक्लूड नहीं किया, ये दोनों तो इग्नोर फील कर रहे हैं। अब इग्नोर फील कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी ने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, तुम क्या करोगे, एक और पार्टी रखोगे, और वो बहुत बढ़िया पार्टी होगी। तो ये भी एक और समिट होस्ट कर रहे हैं जिसमें 45 यूरोपियन लीडर्स आएंगे और यूक्रेन को इंक्रीज्ड सपोर्ट देंगे। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो भी अटेंड करेंगे, नाटो के लीडर्स भी आएंगे, ईयू लीडर्स भी आएंगे। टॉक्स विल एड्रेस मिलिट्री एड, इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया एंड लास्टिंग पीस। ठीक है ना, और लास्ट में हम पीस के बारे में बात कर लेंगे, पहले लड़ाई झगड़ा और फिर शांति अमन कैसे रखना है। तो यहाँ पर यूके प्राइम मिनिस्टर पीएम कीर, खीर से याद कर सकते हैं इसको, कीर और खीर, स्टारमर, स्टार, और ये स्टार ऑफ द पार्टी तो होगा क्योंकि होस्ट कर रहे हैं, विल होस्ट समिट with 45 European leaders to increase support for Ukraine। वो कह रहे हैं सपोर्ट फॉर यूक्रेन बढ़ाओ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, यूएस से पैसे नहीं दे रहा, हम देंगे पैसा। तो देखते हैं अब कौन पैसा देता है, एक्चुअल में देते भी है या नहीं, क्योंकि यूरोप की भी इकोनॉमी की बैंड बाजा बारात हो रखी है। ठीक है, और बारात, बैंड बाजा बारात होने देंगे। जेलेंस्की ऑल्सो टू अटेंड, जेलेंस्की टू अटेंड। जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, वही जो यूएसए से लड़कर आया है कि भैया मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ये तो ब्लैकमेलिंग है, तुम मेरे मिनरल्स मांग रहे हो। ठीक है, ये क्या करेंगे, विल एड्रेस मिलिट्री एड, मतलब पैसा टू यूक्रेन, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया एंड लास्टिंग पीस, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, लास्टिंग पीस की जगह लास्टिंग वॉर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे ये। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है कि ये जो खीर और स्टार की समिट है, कौन होस्ट कर रहा है, यूके पीएम होस्ट कर रहा है, यूरोप के लीडर्स को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मिलिट्री एड दो, चंदा इकट्ठा करना है, वॉर को चालू रखना है। तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है, ताइप एर्डोगन, टर्की के प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर कुर्दिश वर्कर्स पार्टी हुआ करती थी, उसके लीडर अब्दुल्ला ओकॉन्स जो है 1999 से कन्फाइनमेंट में है। ठीक है, उन्होंने जेल से बोल दिया कि भैया हम ये पार्टी जो है इसको डिसबैंड और डिसआर्म कर रहे हैं। तो टर्की के प्रेसिडेंट कह रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ये करिए, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब्दुल्ला ओकालान्स अपील फॉर हिज Kurdish workers party to disband and disarm। क्या करना है कि डिसबैंड और डिसआर्म कर दो पीकेके को। ठीक है जी, ये किसकी न्यूज़ है, तुर्की की, टर्की अब क्या बन गया, तुर्की। इन्वेस्टिगेशन बाय इजराइल आर्मी फाइंड्स फेलियर्स ऑन अक्टूबर 7। अब यहाँ पर जो अक्टूबर 27 2023 के अंदर अटैक हुआ, उसका रीजन क्या था, अटैक क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कह रहे कि फेलियर हमारे ऊपर था क्योंकि उनको लगा कि जो हमास है ना, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से, तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ये, इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन लिखिए, मैं पानी भी पीना है इतना, एक मिनट पानी पी लूँ मैं। CUT UG की इतनी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं कि मेरा प्यास ज्यादा लग रही है। तो इन्वेस्टिगेशन बाय इजराइल आर्मी फाइंड्स फेलियर्स ऑन 7 अक्टूबर 2023 अटैक, कि फेलियर हुए हैं हमारे एंड पे। क्या फेलियर रहा है, इन्वेस्टिगेशन बाय इजरायली मिलिट्री हैज डिटरमाइंड दैट हमास वाज एबल टू कैरी आउट द डेडली अटैक ऑन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर 2023 because the much more powerful Israeli army judged militant intentions। ठीक है ना, तो इजरायली क्या हुआ, इजरायली आर्मी judged militant groups intention and underestimated
its capabilities. उनको लगा कि इनकी इंटेंशन जो है वो कुछ और है, बट और इनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है हमको अटैक करने की, ठीक है ना। अब इसके अंदर पता चला कि हमास which took control of Gaza from Palestinian Authority in 2007 was interested was more interested in in governing the territory than than fighting Israel. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि देखो जो ये अटैक हुआ ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बुरा अटैक, बहुत ही बड़ा अटैक था, बेकार चीज हुई जो इनके बीच में। अब वो क्यों हुई? वो कह रहे हैं कि हमास जो है ना, हमें लगा जो हमास जो इसने 2007 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से, पीएलओ से कंट्रोल ले लिया था गाजा का, हमें लगा, इजरायली कहते हैं कि ये लोग गवर्निंग द टेरिटरी में इंटरेस्टेड हैं और फाइटिंग में हमारे साथ नहीं इंटरेस्टेड, जबकि उन्होंने वॉर करा। तो इसी वजह से जो इन्होंने करा कि सेवेंथ, ये इन्होंने ढूंढना चाहा कि क्यों हुई, ये अटैक कैसे कर पाए, क्योंकि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो कहते हैं हमें लगा कि ये अटैक नहीं करना चाहते, ये बस गाजा पे रूल करना चाहते हैं, बट इन्होंने अटैक कर दिया। यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, ट्रम्प टेल्स ज़ेलेंस्की एट ओवल ऑफिस, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूक्रेनियन लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की क्लैश्ड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाउटिंग मैच। मतलब ये लोग पूरा मीडिया के आगे फुल ऑन लड़े, ठीक है ना, जैसे रिश्तेदार लड़ पड़ते हैं ना शादी में, वैसे लड़ पड़े कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ठीक है। यू आर ईदर गोइंग टू मेक अ डील और वी आर आउट, अ फ्यूरियस ट्रम्प टोल्ड जेलेंस्की एज अ मीटिंग। वो कहते हैं या तो तुम डील बना लो या दफा हो जाओ यहाँ से। एज अ मीटिंग दैट वाज मेंट, और वी आर आउट, वी आर आउट का मतलब कि हम यूएस से तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हें जो पैसा मिल रहा है, जो मिलिट्री एड के नाम पे तुम्हारे यहाँ पैसा फेंक रहे हैं, वो अब बंद, ठीक है। तभी तो ये यूरोप जा रहा है कि भैया चंदा दो। You are gambling with the lives of millions of people. You are gambling with World War 3, and what you are doing is very disrespectful to the country, Mr. Trump added. अच्छा, मुझे लगा जेलेंस्की बोल रहा है ये सब कुछ। ट्रम्प ने क्या बोला? ट्रम्प कहता है भैया तुम वर्ल्ड वॉर 3 करवाने के कगार पे हो, ठीक है, तुम अपने लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जो तुम ये नहीं कर रहे हो। तो अब ये दोनों लड़ भिड़ के अलग हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी रोमांचक हो गई है, ठीक है। और यस, वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों को, बट मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा 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 मसाला डालना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, राइट। अब कोई लिखने मत लग जाना, अरे ये तो ये होता है वो होता है, इतनी दिक्कत है, एग्जिट मार दो, जो बोरिंग तरीके से समझा रहा है उससे समझ लो, ठीक है, ओके। The meeting came after a week-long diplomatic dance that has also seen the leaders of France and Britain White House गए हैं, वो यूएसए में पहुंचे हुए हैं कि भैया ऐसे मत करो, तुम अबांडन मत करो यूक्रेन को, कीव यूक्रेन की कैपिटल है, ठीक है। The US leader has demanded a deal granting Washington preferential access to Ukraine's rare earth and other resources. वो क्या कह रहे हैं? यूएसए कह रहे हैं यूक्रेन को कि देख मैंने तुमको पैसा दिया है, उसके बदले में तुम्हें भी हमें कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं रेयर अर्थ और अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूक्रेन से। अगर आपने फेब्रवरी की क्लासेस नहीं अटेंड करी है तो ये नोट्स लिख लो, ये वाला पार्ट जिन्होंने जान लिखा हुआ है। सुसाइड बॉम्ब मतलब बॉम्ब लगा दिया और फिर उसको फोड़ दिया, खुद भी मर गए, 2-3 को लेके मर गए, ठीक है। ब्लास्ट अकर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। ही नेम्ड हामिदुल हक हु इज हेड ऑफ फैक्शन ऑफ जामियत ए उलेमा इस्लाम पार्टी एज बीइंग अमंग डेड। सुसाइड suicide bomb blast in Pakistan। सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन किसकी डेथ हो गई है? हामिदुल हक, हेड ऑफ जामियत ए उलेमा, डेड।
चलिए आगे चलते हैं। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रैंक्ड इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रैंक 28th ऑन यूजर स्पेंडिंग। इवन एज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट्स यूजर इकोनॉमी रैंक्स 28th इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इंडियाज लिखेंगे, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रैंक्ड 28th इन वर्ल्ड। ठीक है ना, अब ये किसकी रिपोर्ट है? रिपोर्ट बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, CRIER, प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पर इसका मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंडिया एज अ कंट्री हैज अचीव्ड हाई लेवल डिजिटलाइजेशन फॉर द एवरेज इंडियन रिमेन्स फेली मॉड। डिजिटलाइजेशन एवरेज इंडियन को इतना नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब लिख लेते हैं, मीन्स इंडिया एज अ कंट्री हैज अचीव्ड हाई लेवल ऑफ digitization at aggregate level of digitization for average Indian remains fairly modest। वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो है डिजिटली देखे 28th है, इंडिया इज ए थर्ड, वैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ये हम डब्बे में डाल लेंगे। एक मिनट, पहले सुंदर सा डब्बा बना ले। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज थर्ड largest economy in the world। ठीक है जी, ये भी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ करी है हमने, आज की न्यूज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इंडिया टू गो पास्ट यूएस, वो कह रहे हैं साइंटिफिक पब्लिकेशंस में हम 2029 तक यूएसए को क्रॉस कर लेंगे, पॉपुलेशन ही हमारी इतनी है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। नेशनल साइंस डे कब होता है? नेशनल साइंस डे ये उन्होंने कब बोला? नेशनल साइंस डे वाले दिन बोला। ठीक है, नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हम यूएसए को कर जाएंगे क्रॉस पब्लिकेशंस में। पब्लिकेशंस क्या होती हैं? जो रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं, जर्नल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं कि हम यूएसए को बहुत ही जल्द क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको नेशनल साइंस डे कब होता है ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना इंडिया का। ठीक है, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट, मैं रिसर्च करना भूल गई, सॉरी, आप रिसर्च करके लिख देना। द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट विद मोर एंड मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल रैंक्स। अब क्या हुआ था, यहाँ पे स्टोरी सुननी पड़ेगी आपको। तो ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की स्टोरी है, हाँ मध्य प्रदेश की। जुडिशियल ऑफिसर्स जजेस होते हैं जो, ठीक है ना, अब वो उनकी परफॉर्मेंस, वुमेन जजेस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी? क्योंकि मेंटल ट्रॉमा था, एक को मतलब मिसकैरेज हो गया था, ठीक है, ब्रदर को कैंसर हो गया था, ट्रॉमा में थी, बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा था, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको निकाल दिया गया। तो फिर कोर्ट में बोला कि भैया आपको देखना चाहिए कि कुछ हुआ था, कुछ, मैं ये नहीं कह रही प्रोफेशन पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप दीजिए वुमेन को, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हें देखना तो चाहिए ना कि वुमेन की बॉडी फिजियोलॉजिकली अलग है, उसको बच्चा भी पैदा करना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं, ये तो तुम्हें देखना चाहिए था। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीअपॉइंट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ जो हुआ। ठीक है ना, तो उनकी रीअपॉइंटमेंट हो गई है।
तो पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, अब आपको समझ में आएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट विद मोर एंड मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल रैंक्स इट वाज टाइम फॉर जुडिशरी टू बी मोर सेंसिटिव टू देयर वेल बीइंग एट वर्क। ठीक है, ये बोला। उसके बाद बोला गया 28 फेब को होता है, सॉरी ये नहीं बोला, 28 फेब को होता है नेशनल साइंस डे, लिख लो। 28 फेब को होता है। और इस बार की थीम जो थी, एम्पावरिंग इंडियन यूथ, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। बहुत गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जो है छिल चुका है, इसलिए। ठीक है, ये थीम है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया, इन सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट said that judiciary needs to be sensitive to the well-being at work of, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग आ रही है आज तो, वर्क फॉर वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स, वुमेन जजेस। ठीक है, ये बोला। अब इनको रिटेन कर दिया है वापस से। ठीक है, उनको बोला है कि आप इनकी अपॉइंटमेंट दोबारा से करिए, मतलब दोबारा से वापस से इससे उनको लिया जाएगा। ठीक है ना। द टॉप कोर्ट ग्रेटर वुमेन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 34 जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, होने चाहिए। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 है, इतने जजेस होने चाहिए। उसमें कह रहे हैं सिर्फ 2 लेडी जजेस हैं, बाकी सारे मेन हैं। ठीक है। द टॉप कोर्ट ऑर्डर द वुमेन टू बी री इंस्टेटेड, दोबारा से उनको री इंस्टेट करा जाएगा। और फिर उन्होंने आर्टिकल 10 के बारे में बात करी कि वो भी बोलते हैं कि मदर्स को ड्यूरिंग रीजनेबल पीरियड बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर तो मिसकैरेज हुआ था, मेंटली थोड़े डाउन थे, तो ये गलत किया आपने। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद के लिए लिख सकते हो, मिसकैरेज ऑफ वुमेन जज led to inefficiency, वर्क में इनएफिशिएंसी। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश का केस था, मध्य प्रदेश केस। सो गाइस, आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। CUT UG के जितने भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स होंगे मॉक्स में। CUT PG लाइव है, MHCT 3 years 5 years, पंजाब यूनिवर्सिटी, AMU, जामिया, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट लाइव हैं। ठीक है ना। आपका कंपाइलेशंस की बात करें तो जनवरी 2025 का पार्ट 1 2 3 डल चुका है, 4 भी बहुत जल्द डलेगा। अगर आपको करंट अफेयर्स के बंडल लेने हैं तो जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के आपको बंडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना। और अलग अलग से भी ले सकते हैं, ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है। तो खरीद सकते हैं। और इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर मंथ ऑफ द एग्जाम के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही इजी है। आदित्य L1, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक है ना, ये आपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है। और सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बता देना, साथ ही साथ अच्छा लगा तो बता देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज, अगर आपका पेपर हमारा एनालिसिस देखकर क्लियर होता है तो आके बता दिया करो यार, क्योंकि आप ही मेरे फेस हो। ठीक है ना। तो ओके, बाय, टेक केयर।